ड्राइव। नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है चुनावी शोर, दलितों पर जोर। जी हां, दलित वोट बैंक को रिझाने के लिए अब कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगा दी है। खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने सागर में सभा कर बीजेपी को जमकर घेरा और संत रविदास मंदिर के निर्माण की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त ही क्यों बीजेपी को संत रविदास की याद आई। खड़गे के आरोप पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन सवाल ये है कि दलित वोटर्स को क्या इस बार कांग्रेस लुभा पाएगी या बीजेपी की रणनीति के आगे कांग्रेस फेल हो जाएगी। सवाल ये भी है कि आखिर इस बार दलित किसका साथ देंगे। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी जी संत रविदास ये सिर्फ चुनाव में याद आए। भाई आप 9 साल प्राइम मिनिस्टर हैं और चौहान भी अब 18 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन रविदास के मंदिर बनाने का याद अब आपको आया। कुछ यूं सागर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुंकार भरी। एमपी कांग्रेस के लिए चुनावी शंखनाद करते हुए खड़गे ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। दलितों को साधने में जुटी कांग्रेस ने सागर में बनने वाले संत रविदास मंदिर के निर्माण पर भी सवाल उठा दिए और इसे बीजेपी का चुनावी दांव बताया। लेकिन पूरे भाषण के दौरान खड़गे ये नहीं बता सके कि अगर एमपी में कांग्रेस की सरकार आई तो दलितों के लिए कांग्रेस ने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में खड़गे और कमलनाथ का पूरा फोकस बीजेपी को कोसने पर ही रहा और जाते जाते खड़गे कमलनाथ के ही वादों को दोहरा गए। एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को 1500 हर महीना मिलेगा। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सभी चीजें हम आपके लिए करेंगे। खड़गे जी, आप जहां आए हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं, ये प्रदेश नंबर 1 है। खड़गे जी, मध्य प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी में। आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में दलित सियासत के केंद्र में है। खासकर बुंदेलखंड पर दोनों ही दल की नजर है, क्योंकि बुंदेलखंड में 22% अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। इन्हें साधने के लिए 22 अगस्त को पीएम मोदी सागर आ चुके हैं, जहां उन्होंने 100 करोड़ से बनने वाले संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया था। हालांकि बीजेपी अब खड़गे के दौरे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी खड़गे के आरोप पर कह रही है कि बीजेपी ने लगातार दलितों के विकास के लिए काम किया, लेकिन कांग्रेस इसमें भी राजनीति देख रही है। आने वाले दिनों में दलित वोटर्स इसका जवाब देंगे। 15 महीने की सरकार में इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जो मिस्टर भंटाधार के इशारे पर काम करते थे। आज आप जिस सागर के अंदर गए हैं, उस समय उनके मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के हमारे भाई धन प्रसाद की जिंदा जला करके हत्या कर दी गई थी। लेकिन आपके बगल में बैठे श्रीमान करप्शन नाथ कमलनाथ जी ने उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की थी। जरा भी जमीर है तो आपको उस धरती पर जरूर माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश में माहौल चुनावी है।
ऐसे में हर घटना और कार्यक्रम के राजनीतिक मायने भी हैं, खासकर कुछ अंचलों में जहां के वोटर्स चुनाव में निर्णायक भूमिका में होते हैं। ऐसे ही वोटर्स है दलित, क्योंकि प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें दलित समाज के लिए आरक्षित हैं। वही बात बुंदेलखंड की करें तो यहाँ की 29 सीटों में से 19 बीजेपी को मिली थी, तो कांग्रेस के खाते में महज 8 सीटें ही आई थी। ऐसे में कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि इस इलाके को जीतने के लिए दलित वोट बैंक को साथ लिया जाए, ताकि सत्ता की शिखर तक पहुंचने में उसे आसानी हो। हालांकि अब फैसला दलित वोटर्स को लेना है कि वो इस बार जीत का तिलक कांग्रेस को लगाएगी या बीजेपी को। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज सिद्दीकी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सुरकांत चतुर्वेदी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले फिरोज भाई आप ही के पास कि सागर में इतना बड़ा सागर आपने जुटाया कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, लेकिन मुद्दे सारे राष्ट्रीय रहे कि मणिपुर की हिंसा हो, तमाम सारे मुद्दे हो, और जिन 5 गारंटी की बात हुई वो प्रियंका गांधी पहले कह चुकी हैं, उसके पहले कमलनाथ भी। तो दलितों को रिझाने के लिए क्या कुछ नया रोड मैप नहीं है पार्टी के पास? नहीं, आज देखिए कि मुद्दे सारे राष्ट्रीय थे, इसलिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात की, और उन्होंने सबसे बड़ी अहम बात ये की कि अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो कांग्रेस की सरकार जो है सबसे पहले जातिगत जनगणना कराएगी, और जातिगत जनगणना करा के जो अधिकार शोषित, वंचित, कमजोर और पिछड़े वर्गों के रह गए हैं उनको उनके अधिकार दिए जाएंगे। संत रविदास जी के नाम की एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ताकि उनके जो अनुयायी तमाम सभी लोगों को उसमें मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं, लेकिन जो उनके अनुयायी हैं वो भी शिक्षित हों, और शिक्षित होके जो है वो भी मुख्य धारा के साथ जुड़े। ये 2 बड़ी घोषणाएं हुई हैं वहां सागर में। और ये जो है जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो वाकई किसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए और किसकी कितनी भागीदारी है ये भी सामने आ जाएगा। तो वो जो अहम मुद्दे थे वो लेके आए, और जो कुछ दलित वर्गों के लिए लेके घोषणाएं हैं, तो अभी हमारे पास बहुत कुछ घोषणाएं हैं, और हमारा एक कैलेंडर बना हुआ है। उस कैलेंडर के अनुसार कांग्रेस काम कर रही है, उस कैलेंडर के अनुसार हम बात कर रहे हैं, और उसी के अनुसार हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी, लंबे समय आपका शासन रहा, उसके बाद अगर उनके अनुयायी अशिक्षित रह गए, जिनको आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इस पे भी विचार करना ही होगा पार्टियों को। कोई सैकड़ों सालों से ये स्थिति थी, लेकिन आज की स्थिति क्या है कि आज की स्थिति में जो है हमारा दलित भाई है, आदिवासी भाई है, वो मंत्री है, क्योंकि राजनीतिक आरक्षण कांग्रेस ने दिया, एसपी है, कलेक्टर है, उसको आरक्षण मिला था। हमने उसी दिन तय कर लिया था कि उसकी भी कैबिनेट में भागीदारी होगी। आज उसकी भी कैबिनेट में और सरकार में भागीदारी होती है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम होना बाकी है, क्योंकि जो 1000 साल से जो मुख्य धारा से कटे हुए थे, शोषण का शिकार हो रहे थे, अब उनको 70 साल अभी नाकाफी हैं, इसमें 1-2 जनरेशन और लगेगी, लेकिन पहले से बहुत बेहतर स्थिति में है हमारे दलित और आदिवासी भाई। बजट में उनकी जो कॉलोनियां हैं, उनके जो गांव हैं, उनका भी बजट में अलग से एक आरक्षण होता है, 33% उनका भी एक सब प्लान होता है। बहुत कुछ है, लेकिन आगे भी बहुत कुछ किया जाना। बिल्कुल, तो गुलरेज भाई आगे भी बहुत कुछ किया जाना, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर की टाइमिंग पर, कि इतने लंबे समय केंद्र में और राज्य में आपकी सरकारें, तब आपको संत रविदास की याद क्यों नहीं आई? ये चुनावी मौसम में क्यों याद आ रहा है आपको संत रविदास? देखिए, कांग्रेस की एक आदत बन चुकी है कि दलित हुआ, पिछड़ा हुआ, अल्पसंख्यक हुआ, इन सब को आप बदनाम करो, इनकी कहीं ना कहीं बेइज्जती करो। आज मोदी जी और शिवराज जी संत रविदास जी के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी सराहना तो इनसे नहीं हो रही है, बल्कि उसमें भी मीन मेघ निकाल रहे हैं, उसकी भी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि इनको पच नहीं रहा है। यहाँ तक कि इन्होंने जो संत रविदास जी के नाम पर यूनिवर्सिटी की बात की, उस पर भी क्या पूछते हैं वो, आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि मैं कमलनाथ जी से पूछ रहा हूं, और फिर वरना बाद में ये मत बोलना कि मैंने पूछा नहीं था। आप यूनिवर्सिटी बनाओगे, क्योंकि उनको भी इस बात का विश्वास है कि ये जो है ना कमलनाथ जी, ये झूठ बोलने की मशीन है, ये झूठ बोल के निकल जाते हैं, कोई वादे पूरे नहीं करते। वो खासतौर से इस वर्ग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें वो भाव ही नहीं है, इनमें भाव एलिटिज्म का है। एलिटिज्म मतलब
कांग्रेस होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि आज किस प्रकार से आवाम में गुस्सा था कि आप 50-56% मध्य प्रदेश की आवाम को राक्षस बोल, आप राक्षस की श्रेणी में रख रहे हो आपका। और जिस नेता ने राक्षस की श्रेणी में रखा मध्य प्रदेश की आवाम को, उसको आपने प्रमोट करके मध्य प्रदेश में इंचार्ज बना के भेज दिया, अर्थात रणदीप सुरजेवाला को। तो जनता में रोष था, जनता बोल रही थी कि माफी मांगो करके साहब। लेकिन खड़गे साहब किससे माफी मांगते, वो किस किस बात के लिए मांगते? इनसे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्रीमंत राहुल गांधी जी, उन्होंने मंदसौर में आके कह के चले गए थे किसानों को झूठ कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन में या तो कर्जा माफ होगा या मुख्यमंत्री आउट होगा। फाइनली ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उस मुख्यमंत्री को बाहर करना पड़ा जो झूठा था, जो करप्ट था। किस चीज के लिए वो माफी मांगते? युवाओं को इन्होंने कहा था कि भैया हम तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा, आपने कोई भत्ता नहीं दिया, बल्कि उनको और बेइज्जत करा कि मैं आपको ट्रेनिंग देता हूं गाय ढोर चराने की, मैं आपको ट्रेनिंग देता हूं बैंड बाजा बजाने की। और क्या बहन बेटियों से ये जिनके शादी के इनके ये उनसे माफी मांगते? या उन आदिवासी महिलाओं के पोषण जिनका छीन लिया, मुंह का निवाला छीन लिया, दीन दयाल रसोई बंद कर दी, लोगों के पेट की रोटी छीन ली, उनसे माफी मांगते? किस किस चीज के लिए माफी मांगते? इसलिए ये माफी से मुंह चुरा कर भाग गए। लेकिन आवाम में रोष था, आवाम ने प्रदर्शन किया, नारे लगाए कि माफी मांगो मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन नहीं मानेंगे, नहीं मांगेंगे, क्योंकि यदि माफी मांगी तो कांग्रेस ही क्या। फिरोज जी, माफी क्यों मांगे कांग्रेस? वो कह रहे हैं माफी मांग ली तो कांग्रेस ही किया। सवाल ही नहीं है, हम किस बात के लिए माफी मांगेंगे? झूठ की माफी। जो माफी मांगेंगे, हम लोग गांधी के अनुयायी हैं, सावरकर के अनुयायी माफी मांगा करते हैं जो गुलरेज भाई हैं, ये लोग माफी मांगते हैं। और जहां तक ये सुरजेवाला जी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बनने की औकात नहीं कांग्रेसियों की। नहीं, वो हम लोग माफी वीर हो ही नहीं सकते। हम अंग्रेजों के चरणों में सावरकर बनने की तो औकात ही नहीं है। हमारे पूर्वजों ने छाती में जिसने विस्फोट किया ना उसको वीर सावरकर कहते हैं। नेहरू नहीं थे। हम लोगों ने पूरी आराम से रहते थे, पूरी सुख सुविधाओं से रहते थे। नेहरू नहीं थे, वो सावरकर थे, कालकोठरी में बनते। नहीं, हाँ बिल्कुल, 60 रुपया तो सावरकर हम ही लिया करते थे ना। क्या बोल रहा लेते थे। नेहरू नहीं थे, वो जेल में ऐशो इशरत की जिंदगी यापन कर रहे थे। नेहरू नहीं थे। और जो है सावरकर जो है देश का पहला गद्दार सावरकर, और दूसरा गद्दार और जो आतंकवादी दो से मारी थी। लेकिन चलिए इनको और बोल लेने दीजिए, और बोल लेने। सूर्यकांत जी, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास गुलरेज भाई, दोबारा आऊंगा आप दोनों के पास। सूर्यकांत जी, 22% आबादी है, 29 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को 19 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8। तो शायद यही कारण है। और एक मैसेज पूरे प्रदेश में, क्योंकि 17% आबादी है दलितों की पूरे मध्य प्रदेश में, इसलिए बीजेपी में हमने देखा था कि मिट्टियाँ लाई, नदियों का जल लेके आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए और एक बड़ा भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। तो शायद यही कारण है कि कांग्रेस को भी अपने दलित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में उतारना पड़ा। देखिए, आप मानकर चलिए पिछले चुनाव का अगर अपन देखते हैं तो मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए उस समय अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था तो वो दलित वर्ग के दूर होने से हुआ था। अगर दलित वर्ग 2018 में 2013 की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश में बनती। आपको याद होगा कि जिस तरह से चुनाव के कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का कहने पर एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो बयान दिलाया गया था, उस बयान ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था और उस नुकसान का खामियाजा भाजपा को चुनाव में उठाना पड़ा था। खासतौर पर बुंदेलखंड तो ठीक है, बुंदेलखंड से लगा हुआ जो इलाका आता है ग्वालियर चंबल का, वहां पर आपने देखा कि वो दलित वर्ग का बसपा का करीबी माना जाता है, लेकिन वो बसपा की जगह पिछले कुछ चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ था। और वहां पर जिस तरह से दलित और सवर्णों के बीच पर जाति संघर्ष हुआ, उस संघर्ष की परिणति क्या हुई, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नुकसान के रूप में हुई। और यही वजह है, आपने देखा होगा कि इस बार चुनाव के पहले जिस तरह से दलित वर्ग को साधने का प्रयास जहां भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है, कांग्रेस भी कर रही है, उसकी अपनी वजह है। जब वहां पर वर्ग संघर्ष हुआ और कांग्रेस की सरकार बनने के पहले कहा गया था कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग के ऊपर या जो उस जाति संघर्ष में जो मामले कायम हुए
वो मामले सरकार बनने पर वापस लिए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने वो मामले वापस नहीं लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो नुकसान होना था तो हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों को अभी भी इस वर्ग को लेकर संशय है। अब जहां तक संत रविदास जी की बात है तो संत रविदास जी का जो मंदिर सागर में बनाया गया है, सागर के पास, वो बुंदेलखंड अंचल में आता। बुंदेलखंड में बड़ी संख्या में संत रविदास के अनुयायी रहते हैं और मुझे लगता है कि इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस स्थान का चयन किया गया और आनंद फानंद में तमाम यात्राएं संत रविदास जी के नाम पर निकाली गई, मिट्टी लाई गई, जल लाया गया और फिर इतना बड़ा आयोजन किया गया। तो फिरोज भाई, जो सूर्यकांत जी भी कह रहे हैं कि एक संशय फिर भी बना हुआ है इस वर्ग में, उसको कैसे दूर करोगे? कोई संशय इस वर्ग में नहीं है। पहली बार जब था उस वर्ग को ये पता है जो कि ये कांग्रेसी हमारी हितैषी है। कुछ समय के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया, लेकिन उसको बदले में क्या मिला? अपमान मिला। उसका एट्रोसिटी एक्ट का जो एट्रोसिटी एक्ट था वो छिना लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जाके सरकार के आई कि साहब एट्रोसिटी में जो है बहुत भेदभाव होता है। और जब पूरा दलित समाज और राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई तो एट्रोसिटी वापस देनी पड़ी सरकार को। और जहां तक संत रविदास जी का मंदिर है, याद दिलाओ गुलरेज भाई को कि तुगलकाबाद में जब संत रविदास जी का मंदिर तोड़ा जा रहा था, जिसका ताम्रपत्र जो था, जिसको फरमाने औरंगजेब, उसको औरंगजेब ने ये जमीन दी थी और वो बता रहे थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट में हम ठीक से पैरवी नहीं कर पाए, सरकार से कहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन जारी करके हमारा ये जो पुरखों का 200-300 साल पुराना मंदिर है, इस मंदिर को बचा दिया जाए। तो और वो एक ऐतिहासिक धरोहर थी भारत की, उसको तोड़वा दिया भारतीय जनता पार्टी ने और लठ और मारे समय रविदास जी को के अनुयायियों को। और जब लठ मारे, जब चुनाव नहीं थे, जब मोदी जी काय को सुनने वाले थे उनकी बात, अब चुनाव आ गए तो आए नारियल फोड़ ले मोदी जी। पूछ लीजिए सूर्यकांत जी से मेरा एक भी तथ्य गलत हो तो तब क्या? गुलरेज भाई से जवाब ले लेता हूँ। गुलरेज भाई, आप लोग तो कहते हैं औरंगजेब ने मंदिर तोड़े हैं, वो तो कह रहे हैं औरंगजेब ने जिस मंदिर के लिए जमीन दी थी उसमें आपने बुलडोजर चलवा दिया। अब कांग्रेस का प्यार जो है औरंगजेब से और हमारा प्यार जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से है। इन्होंने औरंगजेब नाम रखा था रोड का। भैया उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भस्म आरती औरंगजेब के शाही खजाने से होती थी। कामाख्या मंदिर आसाम का होती थी। वृंदावन मंदिर जो था, एक करके बोलेंगे तो दर्शक सुन पाएंगे। औरंगजेब के नाम पे वोट मांगो। औरंगजेब ने फरमान जारी किया था, आवाम देख रही है। वही फरमान जारी किया था औरंगजेब ने। गुलरेज भाई एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है दर्शकों को भी अच्छे से सुनाई देगा। के नाम पे मांगेंगे, कलाम के नाम पे मांगेंगे। ये कांग्रेस एक्सपोज होती है। इनको वोट जिसको देना हो औरंगजेब के नाम पे दे, हमको देना हो सावरकर के नाम पे, शिवाजी के नाम पे, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे। गद्दार सावरकर के नाम पे इनको वोट दे। शिवाजी नहीं थे, शिवाजी जो थे सर्व, क्या कह रहा हूं, शिवाजी के नाम वो सर्व समाज के व्यक्ति थे। शिवाजी को आप मत उकेड़िए। शिवाजी का समतामूलक समाज में विश्वास रखते थे शिवाजी। पहले शिवाजी के बराबर आके खड़े हो। सावरकर कहीं नहीं लगता शिवाजी से तुलना मत कर देना। सावरकर की कांग्रेस सावरकर से तुलना मत, जो है ऑफिशियल लाइन है, मत कर देना सावरकर की। सावरकर करता था और शिवाजी के साथ, शिवाजी के साथ और एपीजे सावरकर शिवाजी कर देना कलाम और उधर बनाम औरंगजेब। आवाम सिलेक्ट करेगी उनको सावरकर चाहिए, शिवाजी चाहिए कि औरंगजेब चाहिए या फिर बीजेपी चाहिए। सावरकर, शिवाजी और एपीजे अब्दुल कलाम बीजेपी के लिए और अब्दुल कलाम का नाम मत लेना, सावरकर के साथ मत जोड़ देना। किसको वोट देना है और थोड़ा सा एक एक करके बोलेंगे, मुझे लगता है दर्शकों को सुनाई देगा अच्छे से। फिरोज भाई वो बरस गया, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, बात खत्म होती है ना। मैं तो बोल रहा हूँ, छाती ठोक के बोल रहा हूँ कि सावरकर हमारे हैं, हम उनके हैं। शिवाजी हमारे हैं, हम उनके हैं। सरदार पटेल हमारे हैं। बंगाल में जाएंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे हैं। बिल्कुल नेहरू हमारे नहीं है, बिल्कुल नेहरू हमारे नहीं है। दादा आपको बड़ी गोद बच्चे को गोद जाता है। बिल्कुल हमारे
चलिए, मुझे लगता है कि बहस की दिशा बदलती जा रही है। तो सूर्यकांत जी, पहले हमने देखा था कि दलित एजेंडा एक दिग्विजय सिंह भी लेकर आए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया था और जाति वेमनेस बहुत बढ़ गया था, सरकार भी गंवानी पड़ी थी। तो इस बार लग रहा है इसको बचते हुए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोनों पार्टियों को। निश्चित रूप से आपने जैसा कि कहा कि दलित एजेंडा लेकर आए थे, और उसी के बाद आपने देखा होगा कांग्रेस की मध्य प्रदेश में 10 साल तक लगातार सत्ता बनी रही, लेकिन जैसी दलित एजेंडा आया उसके बाद जो वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी, कांग्रेस उसके बाद से सत्ता से बाहर हो गई। और आपको याद होगा उसके 1.5 दशक बाद 15 महीने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन पाई। और अभी भी वो वर्ग जिसके नाम पर आप एजेंडा लेकर आए थे, वो वर्ग पूरी तरह से ना तो कांग्रेस के साथ है, ना कांग्रेस को उसका समर्थन मिलता। अगर उस पूरे वर्ग का समर्थन मिलता तो मुझे लगता बिंद, ग्वालियर चंबल अंचल और बुंदेलखंड, ये 3 अंचल ऐसे हैं जहां पर दलित भाइयों की संख्या बहुत मात्रा में है और वो हार जीत का फैसला करते हैं। अगर उस वर्ग का इन्हें साथ और यही कारण है कि शायद उस वर्ग की चिंता दोनों पार्टी को होने लगी, लेकिन फिलहाल अभी चिंता इस बात की कि समय पूरा हो गया है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद गुलरेज भाई, फिरोज भाई, सूर्यकांत जी आपका। तो निश्चित तौर पर चुनावी शोर है और दलितों पर जोर है, और हो भी क्या ना हो, क्योंकि जिस अंचल में मंदिर बनाने की बात हो रही है 22% वोटर वहाँ हैं और पूरे मध्य प्रदेश में 17% आबादी है। और इससे न केवल मध्य प्रदेश का जातीय समीकरण सधेगा दलितों का, बल्कि उत्तर प्रदेश तक इसका असर दिखाई देगा। और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेरा डाला और कांग्रेस की ओर से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अब देखने वाली बात यह है कि जो इस वर्ग को संशय है दोनों दलों के प्रति, वो कौन कितना दूर कर पाता है। और जो इस वर्ग का संशय दूर कर पाएगा तो मुझे लगता है कि सागर के इस सागर से उसकी झोली वोटों से भर जाएगी। मुद्दा तो है मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।